नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक ताज़ा तरीन तो नहीं है, चूँकि बात को लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की खबरें लेकर के आ रहे हैं। हालांकि ताज़ा तरीन इसलिए है कि जो नया जंग का मैदान बनता जा रहा है वो एक नई कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे। आप सबको मालूम होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है। रात को ट्रंप के 3 जो फाइटर जेट आते हैं और ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनके ऊपर बहुत धमाके करते हैं। तीनों पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अब इसके बाद की जो कहानी ईरान की तरफ से आई है वो ये है कि ईरान ने जहाँ पर ये बॉम्ब वर्षा हुई है वहाँ से जो यूरेनियम संवर्धन का जो ठिकाना था उसको वहाँ से हटा लिया था पूरी तरह से, इसलिए वहाँ नुकसान खास कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो चीज़ें आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी कहीं गोली भी चलती है तो उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। खैर, ये चीज़ अमेरिका ने साबित कर दी कि वो 2 हफ्ते का समय मांग रहा था और उसने धोखेबाजी करके ये सारी चीज़ें सामने रखी और 3 जो B-2 विमान थे उनको भेज करके ईरान पर हमला कर दिया। ये एक नई कहानी है, लेकिन उसके बैकग्राउंड की कहानी हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में इस चीज़ का विरोध शुरू हो गया है। इनके ही सांसद, दूसरा विपक्षी सांसद, सब ये कह रहे हैं कि इस तरह का हमला करने से पहले आपको कांग्रेस का अधिवेशन बुलाना चाहिए था और उसमें ये प्रस्ताव पास कराते। लेकिन वो ट्रंप है, ट्रंप किसी की सुनता नहीं। ट्रंप आप जानते हो, बोलता है तो बोलता ही जाता है, वो कभी किसी की नहीं सुनता, ना अपने बच्चों की सुनता है, ना अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सुनता है और ना अपने विरोधियों की सुनता है। तो कुल मिलाकर के उसने जो किया है उसने अपने लिए शायद आगे के लिए कांटे बोने का काम कर लिया है। खैर, ये तो उसने अपना काम किया, उसके अपना देश है, वो अपने देश का राष्ट्रपति है, कुछ भी करे, हम भी उसमें क्या कर सकते हैं। खैर, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आज सुबह, अभी 2-4 घंटे पहले की बात है, ईरान ने 27 मिसाइलें इजराइल पर छोड़ी हैं, जो उसने तेल अवीव पर और दूसरे जो स्थान है, हाइफा है और पश्चिमी इजराइल है, दक्षिणी इजराइल है, वहाँ पर तमाम तबाही मचा के रख दी है। ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये तो ईरान ने अभी तक अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं छेड़ी है, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका जो कदम उठाने जा रहा है उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। वो तैयारी क्या है मैं आपको बता दूं। जो खामनेई साहब हैं उन्होंने अपने 3, चूँकि उन्हें मालूम है कि इजराइल उन्हें मारना चाहता है, अमेरिका भी उन्हें मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने 3 जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे आगे चल के सत्ता परिवर्तन में कोई, उनकी मौत के बाद सत्ता परिवर्तन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसी तरह से उनके जितने भी कमांडर्स हैं, सेना के, थल सेना के, वायुसेना के या दूसरी जो सेनाएं हैं, नेवी वगैरह है, उन सब के भी जो कमांडर हैं उनके सह कमांडर भी 3-3 की संख्या में तैनात कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने रहते हुए उन्होंने सारा इंतज़ाम भविष्य के लिए कर दिया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक मज़ेदार बात सामने आई है, वो मैं बीच में आपको किस्सा सुना देता हूँ। हमारे जो बगलगीर हैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आजकल उन्हीं के बलबूते पर प्रधानमंत्री शरीफ साहब चलते हैं और दूसरे वो मुनीर साहब हैं। वो 3-4 दिन वहाँ लंच खाया, डिनर खाया और साथ रहे, घूमे फिरे। वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो शांति के कबूतर हैं, इसलिए उन्हें शांति पुरस्कार दिया जाए। ये कहानी एक नई निकल कर के आई है। और ये भी सुनने में आया पाकिस्तान के तमाम जो चैनल्स हैं वो और वहाँ के जो शुभचिंतक हैं पाकिस्तान के, वो और जो एनालिसिस करने वाले हैं, उनका कहना है कि इसके बदले में मुनीर से ट्रंप ने बहुत कुछ मांगा है, बहुत बड़ा मांगा है।
वो चूँकि हमारे यहाँ चूँकि उसके चैनल वैनल बंद हैं तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जमात है वो बता रही है कि मुनीर से उन्होंने जो मांगा है, आप जानते हैं कि ट्रंप कभी बिना किसी लालच के किसी को चाय भी नहीं पिलाता, लंच तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो उसने जो लंच दिया है उसके बदले में उसने अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए जो बलूचिस्तान है और कुछ और जगह हैं वहाँ पर ठिकाने मांगे हैं 3 जगह कि हमें अपना वहाँ पर सैनिक अड्डा बनाना है और हमें वो उसकी इजाज़त दी जाए। तो हम जो है आपको बहुत सारा उन्होंने शायद F-16 वगैरह वगैरह जो उनके पास विमान है अमेरिका के पास लड़ाकू विमान, वो भी देंगे, पैसा भी देंगे। अब वो ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद उसने कह दिया कि शांति पुरस्कार दे दिया जाए। अब पाकिस्तान बीच में ऐसा फंस गया है कि वो ये कह सकते हैं जैसे गर्दन में फांसी। एक तरफ तो जनता पागल हो रही है, पाकिस्तान की जनता कह रही है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका हमारे घर में बैठ कर के अड्डे बना ले और हम भारत से भी दुश्मनी निभा चुके हैं, इधर ईरान को हमने बम देने का भी वादा कर दिया है कि हम उसको एटम बम दे देंगे। अब यदि ऐसा होता है, देखिए मैं हंसी मजाक की बात नहीं है, यदि अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे बनाने की मोहलत मिल जाती है तो फिर ईरान उसको खदेड़ खदेड़ के मारेगा। आपको मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और वहाँ सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। जो पैदल सेना होती है, थल सेना जिसको कहते हैं, थल सेना से भी लड़ाई हो सकती है और उसे कुछ भी कर सकता है ईरान। क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि हम उसको एटम बम दे देंगे, दूसरी तरफ वहाँ अपने जो बलूचिस्तान वगैरह वगैरह जो विवादित हिस्से हैं वहाँ पे वो उनके सैनिक हवा मतलब अड्डे बनवाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की और उसे शांति पुरस्कार देने की बात कर रहा है। तो अमेरिका के इस जाल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है। हाँ, हम कभी एक और वीडियो बनाएंगे तो हम भारत की भी बात करेंगे कि भारत का क्या हाल है इस मामले में। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरबिया में 8-10 जगहों पर पाकिस्तान के अमेरिका के ठिकाने पहले से हैं, बेस बना हुआ है। इराक में उनकी कठपुतली सरकार है तो वहाँ भी बहुत बड़ा बेस बना रखा है। इस सब के बावजूद जैसे ही वो 3 बमबरसक जो विमान ईरान पर बम गिरा के गए हैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और खamenei साहब के भी कुछ निर्णय हैं, उनके भी हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। खैर, अब जो हूती है जो पहले अमेरिका के जहाज़ों को लूटता रहा, मारता गिराता रहा, उसने आज सवेरे फिर ऐलान कर दिया कि अमेरिका का कोई जहाज़ लाल सागर में आके दिखा दे, हम देखेंगे कैसे वो आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है और ये लड़ाई मैं समझता हूँ अब थमने वाली नहीं है, चूँकि ईरान ने जो इजराइल पर फिर से हमला करके उसे बिल्कुल करहा दिया है। और अभी मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तेल अवीव में कोई इंडिया का अपना गप मार रहा था, तो उसको वो वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसको जम के फटकारा और कहा चलो भागो यहाँ से, भीतर जाइए, बंकर में जाइए, क्योंकि हमला हो रहा है। निश्चित रूप से उस समय हमला हो रहा था और वो ऐसे देख रहा था और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, बोल भी रहा था कि कहीं पुलिस वाला तो नहीं आ जाए। तो इस तरह की एक उसकी भाव भंगिमा थी। कोई चैनल वाला था, मालूम नहीं कौन था, आप हो सकता है आपके सामने इस तरह का एक दृश्य आए तो आप भी देख सकते हैं। तो और वहाँ वास्तव में बम गिर रहे हैं, तबाही मची हुई है, बहुत बुरा हाल है और वहाँ के सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, चूँकि इजरायली जनता कहीं भागे नहीं, कहीं भगदड़ ना मच जाए। तो वहाँ सारे जो समुद्र के बंदरगाह हैं वो भी बंद हैं और सारे एयरपोर्ट बंद हैं कि कोई व्यक्ति ना तो भीतर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं और अब आगे की जो रणनीति है उसमें खamenei साहब का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बयान आ गया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी कौम किसी के आगे सजदा नहीं करेगी और हम पूरी तैयारी के साथ। अब मुझे ये लगता है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, कि खamenei के निर्देश पर हो सकता है इराक में जो अमेरिकी दस्ता है उस पर हमला किया जाए सबसे पहले। दस्ते तो कई जगह पर हैं लेकिन शायद इराक का रुख, इराक ने चूँकि जे बमबरसा हुई है 3 जहाज़ों के ज़रिए, उसकी कड़ी निंदा की है। ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया है ये बहुत निंदनीय है। तो
इन सब चीज़ों को देखते हुए खामनेई का ये भी निर्णय हो सकता है कि जो इराक में जो अड्डा है अमेरिका का, उसे तबाह किया जाए सबसे पहले, जिससे एक देश मुक्त होगा और वो मुक्त होकर के हमारे साथ आएगा। तमाम जो हमारे इंडिया के टीवी चैनल हैं अभी भी मालूम नहीं क्या अपने आप को समझ रहे हैं और जाने किस तरह से बातें करते हैं। अब कह रहे हैं कि साहब वो मिडिल ईस्ट में ईरान अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है मुसलमानों पर। मैं समझता हूँ इस तरह की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वो जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। अरब अमीरात और जितने भी वहाँ शासकीय टाइप जो राजशाही टाइप के जो वहाँ पे हुक्मरान हैं, उनको कोई छेड़ने की कभी ईरान ने गलती नहीं की और न ही कोई बयान दिया। हमेशा वो उनको बुला करके उनकी इज्जत करते रहे हैं। क्राउन प्रिंस के साथ भी कई बारगी हमने देखा, तो वो बाकायदे तमीज़ से पेश आते हैं और वो चूँकि वैसे भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है, बदले की भावना और इस तरह की बातें वो कभी नहीं करते, हमने देखा है। तेहरान से जो अभी हमारे कुछ मित्रों के जरिए हमें जो खबरें मिल रही हैं, इंडिया के जो पत्रकार हैं उनसे जो बातें हो रही है, उनके व्यू हम आपके सामने रख रहे हैं कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने बहुत कुछ तैयार कर लिया है और इसके पीछे एक नहीं 3 देश उसके साथ हैं। उत्तरी कोरिया, चाइना, रसिया, इन तीनों की दहाड़ें आ रही हैं। भले ही कोई हमारा टीवी चैनल इंडिया का दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये 3 देश जो पूरे बलशाली हैं और एटम बम रखते हैं अपने पास, वो ईरान के साथ हैं। यदि अमेरिका ने फिर से कोई गलती की, अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ईरान के बारे में तो कुछ किसी को पता ही नहीं है कि ईरान कर क्या रहा है। और ईरान कोई 4 दिन से नहीं या 40 दिन से नहीं, 4 साल से नहीं, 40 साल से कर रहा है ये काम, अपनी तैयारी। और 40 साल से लगातार वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। खैर, अब मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ वीडियो है मेरे पास, ट्रंप क्या बोला है, उसके बाद बिल क्लिंटन क्या बोले हैं, उनकी बात को भी नकार दिया गया है। और कुछ चीज़ें और भी हैं मेरे पास जो वीडियो में, पहले उनको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general,
and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Now Donald Trump has taken to Truth Social again, announcing that he will be addressing the American public about these U.S. strikes on Iran's nuclear sites in about an hour and a half's time. He went on to say this is a very successful military operation in Iran. This is a historic moment for the United States of America, Israel, and the world. Iran must now agree to end this war. Thank you. Those word for word from his latest Truth Social post. And so when he does speak to the American public during prime time in about a little over an hour's time, he will not only have to be explaining these strikes, but as well as trying to sell it, really, that it was a good idea to the American public. You know, this is the first time that the U.S. has directly bombed Iran, a major infrastructure, since the Iranian Revolution. And this is something, in fact, that a series of American presidents from both parties have tried to avoid up until this point. Donald Trump is calling it a historic moment again. He says not only for the U.S., but for Israel and for the world. So certainly trying to sell this as having made the right call. That is also being echoed by some of his supporters, including Senator Lindsey Graham, who is an Iran hawk, saying that this was the right call on X. But whether or not the U.S. public believes that as well remains to be seen. They were really mixed going into this. There was sparse polling before this action was taken on whether the U.S. should directly strike Iran. And the Washington Post conducting a poll finding that most people who answered that said that the U.S. should not be taking this route because it would be opening a new dangerous phase of the war. Many Americans, though, 30% at that time, said they simply didn't know. This is not something that's been top of mind for the U.S. public. So much other domestic headlines taking that attention away. But now, front and center, as Trump will talk about this directly to the American public in about an hour and a half. The U.S. involvement in some of these wars overseas. Now here he is initiating this attack on Iran, a country of 90 million people, and big questions not only about what comes next, but divisions within his own party and support. Absolutely, Wynn, and we are already hearing from a number of lawmakers tonight, including Senator Lindsey Graham, who is a Republican senator on Capitol Hill, who had direct conversations with the president multiple times over the last several days, in which he urged President Trump to participate, to join Israel and strike Iran's nuclear sites directly. And we have heard from Senator Graham tonight already. He said this was the right call, that the regime deserved it, saying, well done, President Trump.
But there are plenty of Republicans who have clearly stated that they did not believe that the president should be getting involved. And for that primary reason, this is what the president ran on, being a peacemaker, pulling the United States away from ongoing conflicts, not getting the United States even more involved in ongoing conflicts. The president was asked directly about some of those words from Republicans, and he said, look, the bottom line here is that Iran cannot have a nuclear weapon. He believes very strongly in that, but undoubtedly this is going to divide the party. And the question now is, do Republicans rally behind the president as he moves forward with this action, or do they speak out against it? We know a few did have a few warning signs leading up to it. We are learning tonight, as you said, when the president is expected to address the nation. Long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. He's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We got to stop. We got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians अपनी राय who रख are रहे not हैं, politically लेकिन ट्रंप involved ने one इनकी way or राय the को other, खारिज just कर दिया। want to live decent lives is not a very good solution. Do I think that we have to try to stop Iran from having क्लिंटन का a कहना है nuclear कि weapon? I do. I नेतन्याहू tried अपनी that, जान and बचाने के we लिए had some success. अमेरिका को उकसा रहा है। But we don't have to have all this outright constant killing. इससे अमेरिका Those को भारी civilians नुकसान who होगा। can't defend themselves and they just want a chance to live. आपने देखा बाकायदे ये सारी जो वीडियो आपने देख रहे थे, इनमें सब में जो बातें सामने आई हैं निकल करके वो यही हैं कि अमेरिका गलती कर रहा है और ईरान ने एक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग बुलाने का भी ऐलान किया है और कहा है कि अमेरिका ने इस जो पाप किया है हमारे यहाँ, इसकी हम इजाज़त नहीं देते। और सिक्योरिटी काउंसिल अब क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अमेरिका ने बाकायदे कानूनी रूप उन्होंने अपनी जनता से भी कह दिया है कि धैर्य रखे और चिंता ना करे, क्योंकि जहां बम गिरे हैं वहां कोई एक्सप्लोजन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने वहां से यूरेनियम को पहले ही हटा लिया था। तो वो बेमतलब की फिजूल खर्ची की है उसने और इधर उधर से वो दिखावे की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज ट्रंप पूरी तरह से बेनकाब हो गया और उसकी जो कहानी है वो सबके सामने आ गई कि वो बोलता कुछ है, सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ करता है और झूठा नंबर 1 है। तो खैर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो इसे शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, अपने मिलने वालों के बीच में, और लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।